नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष सागर रत्न विज्ञान में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दोस्तों, ये सीरीज हम आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ज्योतिष को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इस सीरीज के माध्यम से हम समझ पाएंगे ज्योतिष को, रत्नों को और ग्रहों को। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों की खराब ग्रह कौन से होते हैं और शनिदेव की आज हम बात करेंगे तो शनिदेव से लोग क्यों डरते हैं। इस श्रृंखला को शुरू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रजत जानकर जी। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रजत जी आपका। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप आज? मैं बहुत अच्छी हूँ। इसके साथ ही मैं अपने व्यूअर्स को रजत जी के बारे में थोड़ा बता दूँ। जेमोलॉजिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। 15 साल से अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं उनका इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों की मदद कर चुके हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इनका ज़्यादा अभी रहता है। इसके साथ ही अब इंडिया में आकर के ये हम सब के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो रजत, श्रृंखला को शुरू करते हैं। आज की जो कड़ी है उसको शुरू करते हैं। मैं आपसे बात करने वाली हूँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मैं आपसे ये सबसे पहले जानना चाहूंगी, जो ग्रहों की स्थिति होती है, खराब ग्रह, अच्छे ग्रह, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम इंडिया में तो मानते हैं, लेकिन क्या वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसी तरह से देखा जाता है? इन चीजों को वहाँ कैसे देखा जाता है? जी, अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करी जाए तो बाहर भी इन चीज़ों को माना जाता है कि क्या चीज़ ख़राब है, क्या चीज़ अच्छी है। वहाँ पे भी लोग डरते हैं, जैसे शनि से डरते हैं। वहाँ पे भी किसी ऐसे समय से डरते हैं जिससे उनको दिक्कत हो सके। अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ या क्रिश्चियनिटी की अगर बात करूँ तो वहाँ पर लॉर्ड्स एंड एंजल्स डेमन्स की अगर बात करूँ तो वहाँ पर लोग लूसीफर को लेके काफ़ी डरते हैं और लूसीफर को कहीं ना कहीं शनि का दर्जा वो दिया जाता है। तो क्रिश्चियनिटी में शनि को लूसीफर से कनेक्ट किया जाता है, वहाँ पर उनसे जोड़ा जाता है। जी जी। तो रजत, शनि को लेकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लोग ज़्यादातर उनसे डरते हैं। ऐसा क्यों होता है? शनि जैसे एक नॉर्मल प्लानट है, बाकी जैसे सारे प्लैनेट्स होते हैं उसी तरह से शनि है। ठीक है, जिस तरह सूर्य है, जिस तरह चंद्र है, जिस तरह पृथ्वी है, उस तरह ही शनि है। एक ऐसा ही प्लैनेट जिसकी खुद की एक सेट ऑफ एनर्जीज हैं। ठीक है, बात करी जाए, शनि जो है एक जजमेंट का प्लैनेट माना जाता है। जितने आपने कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, ख़राब किए हैं, ठीक है, उन सब का कर्म आपको उसी लाइफ में मिलता है। अगर हम पिछले जन्म की बात करें, करंट जन्म की बात करें, तो जो शनि है वो ये देखता है कि आपने जो जो कर्म अपनी लाइफ में करे हैं, अच्छे, बुरे, खराब, और जो आप कर्म कर सकते हैं, जो आपके अंदर ऊर्जा है उन कर्म को करने की, उसका एक अच्छा चिट्ठा लेके आपको उसका रिजल्ट भी देता है। शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि, आप ये समझिए कि एक आपके ऊपर एक दृष्टि किसी की पड़ी हुई है जो ये देख रहा है कि आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। किसी का अगर भला करना चाहते हैं तो कितना आप भला करना चाहते हैं, अगर आप दान पुण्य में विश्वास रखते हैं तो किस तरह कर रहे हैं, किन लोगों की मदद कर रहे हैं, आसपास वो लोगों के साथ में आपका कैसा स्वभाव है, पेरेंट्स के साथ में या बड़े बुजुर्गों के साथ में आपका कैसा स्वभाव है। शनि सब देखते हैं। देखने के बाद वो ये नोटिस करते हैं कि भाई अब आपने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें करी उसका फल आपको किस तरह दिया जाए। शनि खराब नहीं है, शनि बस आपको जज करता है। इसे अपन आई ऑफ जजमेंट बोलते हैं। तो हमें शनि से नहीं डरना है, अपने कर्मों से डरना है। हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं, तो शनि से डरने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ सकती। बिल्कुल। तो रजत, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे उच्च नीच का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, इस पर मैं आऊँगी, लेकिन पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शनि किन ग्रहों के शनि को रूल किन को कर पाते हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, शनि जैसे अपने 10वें और 11वें घर की बात करी जाए, इन दोनों घरों को रूल करने वाला प्लानट है वो शनि है। 10वां जो घर होता है वो कर्म का घर होता है, करियर का घर होता है। इस जगह की जो एनर्जी होती है शनि हमेशा पूरी दृष्टि के साथ रखता है। इसके साथ साथ के अंदर कर्म के साथ आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, कितने कैसे आपके दोस्त हैं, कैसे आपके लोग हैं, आसपास वाले लोग हैं, उसके ऊपर आपकी कैसी दृष्टि रहती है, बेनिफिट्स जो आपको इन जनरल लाइफ में मिलते हैं उन सब को भी कहीं ना कहीं शनि रूल करता है। तो अपन बोल सकते हैं 10वां और 11वां घर जो है वो शनि रूल करता है। जी। तो हमें अगर इन सब चीज़ों को बेटर करना है तो हमें अपना शनि मजबूत करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिल्कुल। शनि के ऊपर शनि स्ट्रॉन्ग करने की बात नहीं आती यहाँ पर, लेकिन शनि के ऊपर हमारे जो कर्म है वो इस तरह रहने चाहिए कि वो शनि को इम्पैक्ट गलत तरीके से ना करें। हम अपना काम करें तो पूरी ईमानदारी से करें, किसी को धोखा ना दें, किसी के साथ बुरा ना करें, और जो हमारा काम है वो बस उसको एक डिसिप्लिन की तरह करते रहें। शनि बिल्कुल उस चीज़ के ऊपर दृष्टि अच्छी रखता है और किसी भी अच्छे काम को वो खराब रिजल्ट नहीं देगा। रजत, आपने बताया कि शनि खराब नहीं है, हमें अपने कर्मों को देखना पड़ेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो शनि उनको खराब नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि शनि तो खराब ही है और
और कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनको खराब दृष्टि से देखा जाता है, या देखा जाता है कि बहुत बुरे जो ग्रह हैं? देखिए, खराब ऐसे देखा जाए तो कोई प्लैनेट नहीं होता, जी। लेकिन अगर हम बोलें कि जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं जिनको बाय डिफ़ॉल्ट हम कहते हैं एक नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं कि ये खराब ही करेंगे, उनमें से शनि के अलावा जो सबसे नंबर 1 पर है, उस तरह राहु आता है, केतु आता है, कहीं ना कहीं सूर्य आता है और मंगल आता है। तो इन प्लैनेट्स को हम यूजुअली बोलते हैं कि ये थोड़े से मेलेफिक या थोड़े से दिक्कत दे सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि चलिए शनि की 7.5 आ गई। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि भाई मेरा राहु का समय चल रहा है या केतु की दृष्टि जो है वो बहुत ख़राब है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि भाई मंगल जो है वो कहीं ना कहीं वक्रीय हो रखा है या फिर मंगल की दृष्टि बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों की दिक्कत दे रही होगी। लेकिन इनको माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। इनका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो एक मेलेफिक दृष्टि ज़्यादा रखता है, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं है। ये कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ जिस जिस इंसान को सपोर्ट करते हैं उनको उतना ही अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, उतने ही तरीके से उन्नति भी देते हैं और उतनी ही ऊंचाइयों के ऊपर ये लेके जा सकते हैं। तो अभी आपने, जैसे मैं आपसे ये और प्रश्न पूछना चाहूंगी कि राहु और केतु को लेकर भी बड़ी भ्रांतियां हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अच्छे हैं या बुरे हैं, और कहा जाता है कि साथ में नहीं रह सकते, क्या इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी आपकी? जी, अगर मैं राहु और केतु की आपको एक कहानी छोटी सी बताऊं, जी। ठीक है, तो कहानी की अगर पर्सपेक्ट में बताया जाए तो जिस बहुत पहले की पुराण की अगर बात करें तो जैसे समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस समय जब हम अमृत को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे ना, तो एक्सट्रैक्ट करते करते समय एक जो हमारा, आप बोल सकते हैं, सारे देवताओं के बीच के अंदर एक राक्षस आके बैठ गया था छुप छुपा के, ठीक है। अब उसने कहीं ना कहीं वो अमृत का कंजम्पशन भी किया। अब जैसे ही देवताओं ने देखा भाई ये तो हमारे बीच में आके बैठ गया, इसने अमृत पी लिया है, उसके बाद अब इनका क्या करें, मर तो नहीं सकते हैं। तो देवताओं में से एक देवता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उन्होंने उसका गला काट दिया। गला काटने के बाद जो सर होता है वो अलग हुआ और धड़ अलग हुआ। अब जिस तरह सर को देखा गया, उस सर को राहु का दृष्टि और राहु का नाम दिया गया, और जो धड़ है उसको कहीं ना कहीं केतु का नाम दिया गया। और बाद में उसे श्राप मिला ये बोलते समय कि भाई आप दोनों कभी मर तो नहीं सकते हो, लेकिन आप दोनों हमेशा जिंदा रहोगे, एक साथ आप कभी नहीं रहोगे। और इसी वजह से आप हर इंसान की कुंडली में हर इंसान को उतना ही परेशान करोगे जितना इन जनरल किया जाता है, और आप हर किसी ना किसी कुंडली के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहोगे। इस वजह से राहु और केतु की जो दृष्टि है वो हर कुंडली में, अगर आप किसी भी कुंडली को देखें, राहु और केतु हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, हर किसी की कुंडली में देखेंगे। लेकिन अब अगर हम एक्चुअल बात करी जाए कि राहु और केतु है क्या, भाई देखिए कोई प्लैनेट नहीं है राहु और केतु, ठीक है। अगर मैं बाहर निकलूं, अगर बाहर यहाँ से बाहर निकल के, या आप लोग भी अगर रात को आसमान में देखना चालू करें कि राहु और केतु कहाँ हैं, टेलीस्कोप से भी ढूंढ ले, नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई ऐसा प्लैनेट या ग्रह राहु और केतु नहीं है। लेकिन इनको हम बोलते हैं शैडो ग्रह, ठीक है। तो छाया घर की बात जैसे करते हैं, अगर मैं मून को लूँ, मून का जो नॉर्थ नोड होता है इनफाइनाइट साइड पे, उस जगह से जो दृष्टि अपने अर्थ पे आती है उसको अपन राहु का नाम देते हैं, और मून की जो साउथ नोड की जो इनफाइनाइट दृष्टि है जो अर्थ पे आती है उसको हम केतु कहते हैं। और इस वजह से इनको एनर्जी के बेस पे हम रोज़ अपनी लाइफ में फील कर सकते हैं। वो एनर्जीज रिलेटिवली थोड़ी सी डार्क होती हैं, और उन्हीं एनर्जीज का इम्पैक्ट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे होता है। तो ये जो छाया ग्रह हैं राहु केतु, असल में ग्रह नहीं है, लेकिन इनको ग्रहों का दर्जा दे रखा है जी। क्योंकि ये मर नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने अमृत पी रखा है। जी, अमृत ग्रहण किया था, तो उनके जो दो पार्ट्स हैं उसके वजह से इनको ऐसा बोल रखा है। जी। तो क्या रजत ऐसा भी पॉसिबल है कि राहु और केतु परेशान ही करते हैं, कभी सपोर्ट में नहीं होते, इस तरह का है? देखिए उनका जो मेलेफिक नेचर है इन जनरल वो परेशान करने का है, लेकिन ये हमेशा परेशान नहीं करते। कुछ लोगों की कुंडली के अंदर अगर राहु की बात करी जाए, राहु अगर सपोर्ट करता है, लेट्स से कि अगर हम लग्नेश की बात करें, अगर अपन जेमिनी लग्न की बात करें, तो कहीं ना कहीं राहु उस लगन के अंदर आके कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट भी देता है। डिपेंड करता है वो कहाँ बैठा हुआ है। छठे, 8वें और 12वें घर के अंदर अगर राहु आके बैठ जाए तो कहीं ना कहीं इन घरों को, जिनको हम खराब हाउसेस बोलते हैं, उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट और सेव भी करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, राहु का मतलब क्या है? राहु सिर्फ एक सर है, सिर्फ चेहरा। अगर राहु की बात करी जाए तो उसके अंदर एक क्लेवरिश एनर्जी है। क्लेवरिश एनर्जी का होना ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसका मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ चलना, ठीक है। और वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी पर्सपेक्ट से अगर देखा जाए, जैसे सेल्स पिच करी जाए,
तो सेल्स की जगह राहु बहुत ही बढ़िया किसी को रिजल्ट देगा। ठीक है, मान लीजिए कोई अगर राहु ऐसी जगह आके बैठा हुआ है जहाँ पर आर्ट्स की बात करी जाए, आर्ट्स और क्राफ्ट, या फिर आप ये मानिए कि कोई आर्टिस्ट की एनर्जी पे देखा जाए, तो कहीं ना कहीं राहु का उतना ही बड़ा रोल बन जाता है। अगर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की बात करी जाए तो राहु क्या है, राहु उनके लिए एक चेहरा है जो वो रोज़ बना के स्क्रीन पे आते हैं, उससे वो एक्टिंग अच्छी करते हैं, इस तरह से अपने किरदार को प्रेजेंट करते हैं जो अलग अलग चीज़ें बताता है लाइफ के अंदर। वो है इंसान पीछे कुछ और, लेकिन जो दिखा रहा है वो कुछ और है। यही एक राहु का ट्रेट होता है, और यही चीज़ राहु उन लोगों को काफ़ी सपोर्ट करता है जिनकी कुंडली में वो अच्छी तरह प्लेस होता है। तो राहु खराब नहीं होता हमेशा, लेकिन कभी कभार कुछ ना कुछ कुंडलियों के अंदर वो थोड़ा दिक्कत भी देता है। कई जगह अगर मान लीजिए कि अगर राहु अगर सपोर्ट नहीं करता और अगर वो पंचम घर पे आके बैठ गया या फिर आपके लग्नेश पे आके बैठ गया, तो कहीं ना कहीं दिमाग और बुद्धि पे थोड़ा सा तो फर्क ज़्यादा पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई एक्सपेक्टिंग मदर है और पंचम घर पे राहु की अच्छी दृष्टि नहीं बनती, सप्तम घर पे राहु की अच्छी दृष्टि अगर थोड़ी नहीं बनती, तो कहीं ना कहीं वो कंसीव करने में भी थोड़ी सी दिक्कतें कर सकता है। राहु को अगर हम अलग तरीके से देखा जाए, यहीं पे मान लीजिए कि अगर करियर हाउस पे अगर आके बैठ गया और राहु सपोर्ट करता है, तो किसी इंसान को बहुत ऊंची ऊंचाइयों पे लेके जाने का भी काम राहु अच्छी तरह करता है। अगर 12वें घर की बात करी जाए, राहु आ जाए, तो कहीं ना कहीं लॉयर्स की बात करी जाए तो वहाँ पर जैसे हाउस ऑफ कोर्ट कचहरी पे अगर राहु आके बैठता है तो लॉयर्स के लिए भी एक अच्छी श्रेणी की लॉयर बनने की एनर्जी रखता है। बट ये सब का सब पूरा डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में क्या राहु सपोर्ट करता है या नहीं। अगर हम केतु की बात करें, केतु एक धड़ है, ठीक है। केतु को हम बोलते हैं इमेज ऑफ मार्स, जैसे राहु को हम बोलते हैं इमेज ऑफ सैटर्न, ठीक है, और शैडो ऑफ सैटर्न, ठीक है। जो सैटर्न करेगा उसकी जो परछाई है उसे अपन राहु बोलते हैं। वहीं पे अगर हम केतु की बात करें, केतु हम बोलते हैं शैडो ऑफ मार्स, मंगल की दृष्टि रखने वाला, या मंगल की एनर्जीज कहीं ना कहीं वो एम्बाइब करता है अपनी बॉडी में। केतु का खुद का सर नहीं होता, केतु का खुद का दिमाग नहीं होता। जिस तरह आप केतु को बोलेंगे, केतु उस डायरेक्शन में चलना चालू करेगा। मान लीजिए कि किसी के केतु को सपोर्ट, कोई कुंडली में केतु सपोर्ट करता है और किसी की अच्छी दशाएं भी आ रखी हैं, और केतु जिस भी कंजंक्शन में किसी और प्लैनेट के कंजंक्शन में बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छा सपोर्ट भी देगा। जैसे अब एक अंधा आदमी होता है इन जनरल, ठीक है, उसको रास्ता नहीं दिख रहा होता, तो मान लीजिए कोई दूसरा ग्रह उस इंसान का और उस केतु का हाथ पकड़ के कहीं चलना चालू करे। अगर वो अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है तो केतु एक अच्छा रिजल्ट देगा, खराब डायरेक्शन में जा रहा है तो केतु कहीं ना कहीं रिजल्ट्स थोड़े से खराब देगा। तो इस बेस पे आपका जो केतु है वो खुद की दृष्टि से ज़्यादा बाकी और प्लैनेट्स की दृष्टि के बेस पे ज़्यादा काम करता है। इस वजह से उसे कहीं ना कहीं मेलेफिक का दर्जा दिया जाता है। जी, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया कि राहु और केतु असल में क्या है। जितना हम इन्हें बुरा समझते हैं उतने बुरे हैं नहीं असल में, लेकिन इनको समझने की ही आवश्यकता है कि असल में इनका काम क्या होता है। देखिए, इन जनरल अगर देखा जाए तो राहु अगर अकेला किसी घर में बैठा हो तो उस घर को वो इतना परेशान नहीं करता, क्योंकि वो उसको परेशान करने के लिए कोई और साथ में नहीं बैठा है। मान लीजिए कि एक इंसान जेल में बैठा हुआ है, एक ही सेल में बैठा हुआ है, तो उसका अगर दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, अगर मान लीजिए वो थोड़ा शैतान किस्म का आदमी है या कोई दिमाग में कुछ ज़्यादा फितूर चल रहा है, लेकिन अगर उसके साथ में कोई और बैठा नहीं है तो वो किसी को ऐसे परेशान नहीं करेगा, अपने में बैठा रहेगा, अपनी लाइफ आराम से जीता रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसी जेल के सेल के अंदर कोई और आके उसके साथ बैठ जाए तो उसके साथ छेड़खानी ज़रूर करेगा, और उसके ऊपर की जो दृष्टियाँ हैं कहीं ना कहीं दूसरे प्लैनेट को थोड़ा सा परेशान ज़्यादा करके, और रिजल्ट वहाँ पे थोड़े से नीचे या नेगेटिव रिजल्ट्स थोड़े से देता है। जी, तो एक बार फिर हम वापस से शनि पर आते हैं। हम इस चर्चा पर आगे ज़्यादा चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब शनि के बारे में बात करेंगे। रजत, आपसे जानना चाहूँगी, शनि उच्च के कहाँ होते हैं? देखिए, शनि जो उच्च के होते हैं, पहली चीज़ एक लीब्रा जो जोडियाक होता है नंबर 7 का, ठीक है, वहाँ पे शनि अपनी उच्च की दृष्टि रखता है। शनि का उच्च का होना दो तरीके से देखा जाता है। पहली चीज़ तो कि शनि क्या सपोर्ट कर रहा है, अगर सपोर्ट कर रहा है तो और उच्च की दृष्टि में बैठा है तो और अच्छा रिजल्ट देगा। पर इन जनरल भी उच्च का मतलब होता है एग्जॉल्टेड स्टेट, मतलब इस ऐसा प्राइम स्टेट जहाँ पे शनि सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी देता है, ठीक है, तो वहाँ पर शनि को अपन बोलते हैं उच्च का। उच्च के शनि की एक अच्छी बात ये रहती है कि कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस को लेकर चीज़ें थोड़ी सी बेटर होती हैं, कहीं ना कहीं आपके कर्म को लेकर चीज़ें रिजल्ट रिलेटिवली बेटर होते हैं। और अगर शनि सपोर्टिव हो गया तो आपको बहुत ही गहरी ऊंचाइयों में सेविंग्स अगर माध्यम देखा जाए तो उसका जो पैसे का मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं आपको रिलेटिव बेनिफिट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आते रहते हैं। लेकिन
एक और कंसेप्ट होता है नीच का। नीच का। अगर शनि की दृष्टि अपन सातवीं दृष्टि देखें तो शनि की सातवीं दृष्टि कहीं ना कहीं नीच की, जो एरीज वाले जोडियाक, नंबर 1 का जो जोडियाक होता है एरीज, उसके ऊपर आती है। अगर हम नीच के शनि की बात करें तो उस जगह अगर शनि सपोर्ट वैसे नहीं कर रहा है तो नीचता कहीं ना कहीं उसको थोड़ा परेशान करेगी। नीच के जो शनि की दृष्टि होती है, जो ऑपोजिट होती है ऊंच के, उस जगह आकर शनि कहीं ना कहीं रिजल्ट थोड़े से ख़राब देना चालू करता है। अगर मान लीजिए कि सप्तम घर पे शनि की नीच की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स की अगर बात करें, स्पाउस की बात करें, तो घर के अंदर दिक्कतें इस तरह बनती हैं। अगर हम हैप्पीनेस भाव के अंदर बात करें कि शनि के अंदर नीच की दृष्टि आती है तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस इन जनरल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होती है, घर के अंदर झगड़े बढ़ते हैं, रिलेटिवली फैमिली के साथ भी डिस्कनेक्ट होना काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो शनि की जो दृष्टि है अगर एक जगह ऊंच की है, एक जगह नीच की है, आमने सामने दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं एक सी सॉ सेट जैसी एनर्जी बन जाती है। तो वो बैलेंस आउट हल्की हल्की करती है। बट फिर भी ये डिपेंड करता है शनि बैठा कहाँ पर है और उस पर और कौन कौन से प्लैनेट्स की दृष्टि आती है। रजत, आपसे इस पे मैं और भी चर्चा करना चाहूँगी। जो बोलते हैं शनि की साढ़े साती, उस पर आना चाहूँगी, लेकिन फिलहाल आपके लिए एक व्हाट्सएप पर हमारे पास मैसेज आया है। प्रॉब्लम आपसे शेयर करना चाहते हैं लोग। मैं आपको कुंडली इनकी बता देती हूँ, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी। इनका बर्थ का डेट है 5 नवंबर 87, 11 बजे 11 PM, और मुंबई का बर्थ है। तो इनकी कुंडली आप देख करके बताएं, ये बड़ी परेशान चल रहे हैं, बड़ी समस्या जीवन में चल रही हैं, तो इनके बारे में ज़रा बताएं। 11 बजे मुंबई जी, 11 बजे। देखिए, अगर इनकी बात करी जाए, इनकी जो दशाएं चल रही हैं इस समय चंद्र की चल रही हैं, और चंद्र के अंदर इनका शनि का समय जो है 2018 के अंदर आया था। कहीं ना कहीं शनि की जो दृष्टि आती है चंद्र के साथ, ये इनको थोड़ा सा डिप्रेसिव एनर्जी देती है। डिप्रेशन के अंदर जाने की बहुत जो दृष्टि है वो इंसान को जब आती है तो कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा सुसाइडल भी फील करता है। ये जो इनका समय गया है 2018 से लेकर 2022 का, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप बिल्कुल निराश ना होइए। आपके आने वाले समय जो रहते हैं वो काफ़ी बेटर हैं। आपकी मंगल की महादशा भी चालू होने वाली है। समय जो आपका अभी जितना निकला है उतना मुश्किल नहीं निकलेगा, और आपको कहीं ना कहीं उन्नति करियर साइड पे बहुत होगी, फैमिली साइड पे अच्छी दृष्टि आती है, और जितने रिलेशनशिप्स के अंदर आपको आज तक दिक्कत हुए हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा ओवरकम करने का दृष्टि इस समय, ये वाला समय रखता है। और आगे अगर देखा जाए तो आने वाली दशाएं जो अगले 7 साल तक रहेंगी वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा फल, और इसके अलावा कहीं ना कहीं विदेश यात्रा भी देगी। जी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला समय कठिन होगा, लेकिन उतना कठिन नहीं। इसके अलावा शनि सपोर्ट भी नहीं करता कुंडली को, ना चंद्र सपोर्ट कर रहे हैं इस कुंडली को, तो कहीं ना कहीं दोनों साइड कुंडली में ये चीज़ें डाउन होती हैं, और इस वजह से पर्सनल लाइफ में थोड़े से ज़्यादा इश्यूज फील होते हैं। काम में ध्यान नहीं लगता है, बेनिफिट्स वर्क रिस्पेक्ट में रिलेटिवली काफ़ी कम मिलते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसान डिप्रेस होते होते काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें छोड़ना चालू करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये समय भी जाता है, और जाने के बाद बाकी अच्छे समय भी कहीं ना कहीं आते हैं। और अगर बाकी समयों की बात भी करी जाए तो मंगल की दशा इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका, और कहीं ना कहीं आप टेक्निकल लाइन के अंदर अच्छी ऊंचाइयां भी पाएंगे। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी आती है। महादशा आपको बहुत उन्नति, पैसा, और कहीं ना कहीं इंटरनल हैप्पीनेस, घर लेने की भी अच्छी दृष्टि मिलेगी। तो आपके लिए आगे आने वाला समय बहुत बढ़िया है। इनके लिए कुछ रेमेडीज़ हम बता सकते हैं कि क्या कुछ रेमेडीज़ इनको करनी है? जी बिल्कुल। पहली चीज़ तो इनको इनका जो लग्न आता है सैजिटेरियस का, उसके ऊपर बृहस्पति की काफ़ी अच्छी दृष्टि है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं पुखराज को पहनना इनके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होगा। इसके अलावा एक माणिक धारण करेंगे तो कहीं ना कहीं चंद्र को और ज़्यादा शांति मिलेगी। जी, तो मैं अपने बाकी के व्यूअर्स को भी बोलना चाहूँगी, यदि आप भी बात करना चाहते हैं रजत जी से, तो आप टीवी पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनकी वेबसाइट पर या फिर उनकी मेल आईडी पर भी मेल करके उनसे बात कर सकते हैं। astroenergyindia.com पर आप बात कर सकते हैं। अपनी समस्या के लिए, समाधान के लिए आप बात कर सकते हैं। इसी के साथ में एक बार फिर से अपनी चर्चा को शुरुआत करेंगे। रजत, हम आपसे बात करना चाहते हैं, ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट क्या है? आप इसको थोड़ा सा आप क्लियर कर दें क्रिस्प में, लेकिन क्योंकि बहुत सारी समस्या इसको लेकर भी होती है मन में कि पता नहीं ऊंच क्या है, नीच क्या है, समझ ही नहीं आता बहुत सारे लोगों को। तो क्या है ये ऊंच नीच? देखिए, अगर ऊंच नीच की बात करी जाए तो बचपन में आपने एक कहते हैं ना झूला होता है, ठीक है, सी सॉ, जी, ठीक है, तो सी सॉ के अंदर अगर एक चीज़ नीचे जाती है तो दूसरी चीज़ ऊपर जाती है। जी,
ठीक है। तो आप ये मानिए कि बिल्कुल ऊंच नीच का कंसेप्ट बिल्कुल इसी तरह होता है। अगर एक ग्रह पे नीच की कोई दृष्टि है तो सामने की तरफ उसके ऑपोजिट साइड पे ऊंच की दृष्टि रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नीचता जो है वो उसका रिजल्ट खराब हो, ये भी डिपेंड करता है कि उसके साथ में कोई और ऐसा प्लैनेट है जो नीचता भंग कर रहा हो, ठीक है। तो नीच का मतलब ये होता है कि कोई भी रिजल्ट जो है, जिस घर में नीचता आ रखी है किसी भी प्लैनेट की, वो उसमें थोड़े से रिजल्ट रिलेटिवली डाउन देगा। ये होता है नीचता का कंसेप्ट। अगर उच्चता की बात करी जाए कि उच्च का कंसेप्ट क्या है, जहाँ पे भी कोई प्लैनेट उच्च का हो जाता है या एग्जॉल्टेड हो जाता है, तो वहाँ पर वो रिजल्ट भले ही सपोर्टिव प्लैनेट नहीं हो, लेकिन उस घर को रिजल्ट कहीं ना कहीं वो रिलेटिवली अच्छा देगा। ये एक्चुअल है ऊंच और नीच का कंसेप्ट। बट आप इन जनरल देखिए, अगर आपको ऊंच और नीच की बात करनी चाहिए करनी होती है, तो ये भी देखिए, अगर एक नीच है तो दूसरी साइड उसका ऊंच है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उस एनर्जी को बैलेंस कर ही देती है। जी। तो रजत, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि शनि के बारे में हम बात कर रहे हैं, शनिदेव के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत लोगों को पसंद भी होते हैं, लेकिन शनिदेव की कोई पसंदीदा राशि ऐसी होती है या सिर्फ न्यायप्रिय ही होते हैं, जो सही है उसी के साथ होते हैं? देखिए, कोई पसंदीदा राशि अगर अपन ऐसे बोलें ऑन द ग्राउंड तो नहीं होती। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि शनि जो है वो 10वें और 11वें घर को रूल करते हैं, और शनि लीब्रा के अंदर एग्जॉल्टेड होते हैं। लेकिन अगर शनि जनरल भी किसी भी कुंडली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए शनि जहाँ पे भी बैठे हों, रिजल्ट कहीं ना कहीं अच्छा ही देंगे। भले ही रिजल्ट थोड़ा डिलेड हो, वो ये भी मैटर करता है कि आपकी उस समय महादशाएं क्या चल रही हैं। ये भी मैटर करता है कि कोई ऐसा ग्रह की दशा तो नहीं चल रही जो आपको रिजल्ट इतना खास नहीं दे रहा हो। ये भी मैटर करता है कि आपके जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो आपकी किस लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे प्लैनेट्स रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी रेमेडीज़ करके अपन उनको सुधार सकते हैं। और डेफिनेटली शनि को जितना अपन स्ट्रांग करते हैं सपोर्टिंग कुंडली के हिसाब से, अगर शनि सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उस इंसान को रिलीफ बहुत मिलेगा। जी। तो रजत, वैसे तो आप सबके लिए रेमेडीज़ नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि उनका शनि भारी है या शनि की बुरी दृष्टि उनके पास है, उनके ऊपर है, तो कुछ रेमेडीज़ उनके लिए आप हमें बता सकते हैं कि उनको शनि को हम प्रसन्न कैसे कर सकें, क्योंकि बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो अपन ये ज़रूर ध्यान दें कि रेमेडी, कोई भी रेमेडी कोई इंसान, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो, जी। और हर एक रेमेडी का एक स्तर होता है। इन जनरल अगर कोई भी रेमेडी हम देते हैं तो पहली चीज़ तो हम ये नोटिस करते हैं कि क्या वो रेमेडी कितनी इंटेंसिटी की है और कितनी इंटेंसिटी से वो उसे इम्पैक्ट करेगी। जिस तरह से एक रोगी को कोई डॉक्टर दवाई देता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे हैवी डोज आके दे दे, पहले वो माइल्ड डोज देगा और उसके बाद थोड़ी सी, अगर वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता तो थोड़ी हैवी देता है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं हैवी रेमेडीज़ दी जाती हैं। जी। इसी तरीके से रेमेडीज़ का जो प्रभाव है वो इन जनरल दिया जाता है। देखिए, अगर शनि की रेमेडीज़ की बात करी जाए, जैसे आपने सोचा भी पूछा, तो शनि की जो रेमेडीज़ है वो डिपेंड करता है कि क्या किसी इंसान को आंख बंद कर करनी चाहिए। क्योंकि अगर शनि कुंडली के अंदर सपोर्ट नहीं करता और ऐसा कोई समय नहीं आ रहा है उनकी कुंडली के अंदर, तो ये देखना चाहिए कि शनि का इम्पैक्ट कितना स्ट्रांग है। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं रेमेडीज़ इस तरह ओपनली नहीं देता, और रेमेडीज़ किसी को ओपनली करनी भी नहीं चाहिए। जब तक आप एक सही एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट नहीं करते तब तक आप प्लीज़ कोई भी रेमेडी आंख बंद करके ना करिए, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी रेमेडी करी तो आपको नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकती है। जिस तरह एक डॉक्टर मरीज़ की तबीयत देख के उसको एक डोज देता है, माइल्ड हुई, बड़ी हुई या बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हुई, तो उस हिसाब से वो उसे उस तरह की डोज देता है। अब ये जो डोज होती है, तो शुरू इन जनरल अगर देखा जाए कि कोई भी इंसान अगर कोई शनि की रेमेडी करना चाहे तो सबसे पहली चीज़ वो हनुमान चालीसा का उच्चारण कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का जो उच्चारण है वो इन जनरल कोई भी इंसान कर सकता है। हनुमान चालीसा इंसान को मन के अंदर शांति देती है, भय भगाती है, कहीं ना कहीं जो डर है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर रखती है, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी भी लेकर आती है। इन जनरल अगर मैं शनि भगवान की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो हनुमान जी को बहुत ज़्यादा पूजनीय मानते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी पूजा करते हैं और उनको एक आदर्श भी मानते हैं। तो जितना आप हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हैं अपनी डेली लाइफ में सुबह उठ के स्नान लेकर, तो वो आपको शनिदेव उसके लिए कोई दिक्कत नहीं करते, रादर आपको शनिदेव प्रसन्न होकर रिजल्ट भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा देना चालू करते हैं।
ये हुई पहली रेमेडी। इसके अलावा अगर बाकी लोग जो अलग अलग स्तर के लोग होते हैं, अलग अलग रिलीजन की बात करी जाए, तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास ये चांस मिले कि वो हनुमान चालीसा पढ़ पाए। तो वहाँ पर अगर आप नॉर्मल बड़े लोगों का, बुज़ुर्गों का आदर करना, ये एक बहुत बड़ी कॉमन सी चीज़ है। जितना आप आदर करेंगे, अपने से छोटे लोग का आदर करेंगे, बच्चों का आदर करना, और आसपास में आपसे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है, उनका आदर अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं शनि देवता आपके ऊपर रिलेटिवली अच्छी दृष्टि करेंगे। साथ साथ के अंदर अगर आप जानवरों के ऊपर थोड़ी अच्छी दया रखें, आप जानवरों के ऊपर चारा खिलाएं या किसी कुत्ते को दूध और ब्रेड अगर आप खिलाएं, तो कहीं ना कहीं जानवरों की जो दृष्टि है वो भी शनिदेव ध्यान रखते हैं, और उस छोटे मोटे उपाय से भी आपके ऊपर शनिदेव अच्छा ही रिजल्ट देंगे। जी, तो छोटे-छोटे उपाय हैं, इनको करने से हम शनिदेव के लिए प्रिय उनके बन सकते हैं। हालाँकि उनका कोई प्रिय नहीं होता, न्यायप्रिय रहते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर हम उनके हृदय में अपने लिए बना सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे बोले तो, कि उनके पसंद की चीज़ें करना या दूसरों का सम्मान करना, तो इससे हम एक हम अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं, कर्म भी अच्छे बना रहे हैं और शनिदेव को भी प्रसन्न कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शनिदेव को जितना उनकी कहते हैं, अब जितना हम अपने ऊपर काम करेंगे, जी। शनिदेव उतना ही आपके ऊपर भी काम करेंगे। अच्छा, ऐसा भी है? क्योंकि देखिए, हम अपने कर्मों को ठीक कर रहे हैं, जी। हम अपने कर्मों को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर हमने उन कर्मों को और कहते हैं सही तरीके से फॉलो किया, तो कहीं ना कहीं शनि ये चीज़ भी देखते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने जो हाव भाव पे ध्यान दे रहे हैं, आप जिस तरह बात करते हैं, लोगों से किस तरह बात करते हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो शनिदेव इन छोटी मोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं और देखते हैं कि जो आपका जिस तरह आप किसी लोगों की कहते हैं ना रिस्पेक्ट जिस तरह देते हैं, तो शनिदेव रेस्पेक्ट को एक उच्च दर्जे का रिजल्ट की तरह अच्छा आपको भी उतना ही रिजल्ट देते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं दिलवाते हैं लोगों से। अच्छा रजत, बहुत से लोगों का ना ये रहता है, बहुत से लोगों से मैंने ही ये सुना है, एक टाइम तक लोगों को रहता है कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा होता है, वो करते 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 भी उनको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पा रहे होते हैं, तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा फेडअप भी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि अब मुझे नहीं करना, ना मैं किसी से अच्छे से बात करनी है, ना मुझे किसी का सम्मान करना है। इस तरह की चीज़ें लोगों के मन में बहुत रहती हैं। तो वहाँ पर क्या चीज़ें रहती हैं जो लोगों को परेशान कर रही होती हैं अच्छा करने के बावजूद भी? देखिए, पहली चीज़ तो अगर इंसान इमोशनली परेशान है तो कहीं ना कहीं चंद्र और जल तत्व है वो थोड़ा सा डाउन बन जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि राहु की कोई ऐसी प्लेसमेंट आ गई, ठीक है, राहु क्या है, राहु एक ऐसी एनर्जी है जो दिमाग पे बैठती है, ठीक है, जो सर के ऊपर बैठती है जी। तो राहु कहीं ना कहीं जो डिसरेस्पेक्ट वाली एनर्जी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखता है उस जगह, ठीक है। अब राहु अगर सही प्लेस नहीं हो तो ये एनर्जीज थोड़ी सी दिक्कत कर सकती हैं। कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन अगर राहु की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं हुई कुंडली में, तो इंसान कहीं ना कहीं कर्मों से अपने भटकता है और फिर वो कर्म कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे भी चले जाते हैं। बट अगर कोई कहता है कि मैंने तो हमेशा ही अच्छे कर्म किए, तो इस जगह आप ये भी देखिए कि उनकी दशाएं हैं वो किस तरह चल रही है, क्योंकि महादशा अंतरदशा का महादशा का तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कुंडली पे पड़ता है। और इन जनरल अगर मैं अगर बाकी चीज़ों को देखूं तो राहु की अगर महादशा चल रही है तो वो जो कर्म है उसके कहीं ना कहीं उसको रिजल्ट थोड़ा सा डाउन देंगे। जी, तो रजत आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें शनिदेव के बारे में, राहु के बारे में आज पता चली। वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं पर रोकने का, विराम लगाने का, क्योंकि लिमिटेड टाइम का रहता है। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमने बहुत कुछ जाना शनिदेव के बारे में, राहु केतु के बारे में। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में चाहिए इसके बारे में तो आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम एक और एपिसोड बनाएंगे जिसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे, जिसमें शनिदेव के बारे में और भी ज़्यादा बातें होंगी कि उनका ओरिजिन क्या था, कैसे जन्म हुआ, कहाँ से उनकी दृष्टि इतनी ज़्यादा मुश्किल होने लगी, हमारे लिए परेशानियां क्रिएट करने लगी। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।